तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर पूर्वोत्तर के राज्यों से नहीं आई, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिलती दिखी। इससे स्पष्ट हो गया कि उपचुनाव में कांग्रेस के लिए खुशी की एक खबर तो दिखाई पड़ रही है, यानी जश्न का माहौल कांग्रेस के कुछ दफ्तरों में, भले ही स्थानीय दफ्तरों में क्यों ना हो, वो देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की ताकत या जितना जोर लगाया उसको लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे थे। जो सभाएं हुई, एक ही सभा हुई राहुल गांधी की, कोई बड़े नेता नहीं दिखाई दिए, हालांकि सचिन पायलट यहां पर थे, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। लेकिन इन सब के बीच में ये जो उपचुनाव रहे हैं, पूरे 6 के 6 उपचुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन उपचुनाव के क्या मायने हैं और क्या चुनाव के बड़े परिप्रेक्ष्य में इन नतीजों को देखना चाहिए, बताने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका। सुमित जी, ये जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के और पूर्वोत्तर के बीच में कहीं दब से गए, क्योंकि बड़ा सबका जो दिलचस्पी थी वो इस बड़े नतीजे पर थी कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में क्या होता है। ये उपचुनाव कितने महत्वपूर्ण थे, पहला कमेंट तो मैं आपसे ये चाहूंगा। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से लोग क्या सोच रहे हैं किसी क्षेत्र के, उसका अंदाजा एक उपचुनाव से लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। होते ही चुनाव इसलिए है आदमी का मूड, इलाके का मूड टटोलने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे इस चुनाव उपचुनावों की जो सबसे बड़ी खबर है आज, वो ये है कि एक सीट ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जो उसके हाथ से निकल गई और कांग्रेस ने उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे वक्त में जब बीजेपी कांग्रेस पर अटैक करती है और ये कहती है कि कांग्रेस खत्म हो गई, राहुल गांधी का जादू नहीं चल रहा है, इस माहौल में महाराष्ट्र की कस्बापेट सीट, अगर मैं नाम ठीक से बोल पा रहा हूँ, कस्बापेट सीट है पुणे शहर की, उस सीट पर बीजेपी 28 सालों से थी, वो कांग्रेस ने उससे छीनी है। कांग्रेस के रविंद्र हेमराज हैं जिन्होंने ये सीट जीती है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रवीण, कि जब महाराष्ट्र में इस सीट पर उपचुनाव हो रहे थे तो महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहा था। शिवसेना टूट चुकी थी, महाविकास आघाड़ी का गठबंधन सत्ता से बाहर आ चुका था। हाल के दिनों में शिंदे सेना और उद्धव सेना के बीच अपनी टसल चल रही थी कि कौन असली शिवसेना है। और उस सब के बीच में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। उद्धव ठाकरे और ये लोग एनसीपी के लोग साथ मिलकर रहते हैं, ये लोग कैंडिडेट नहीं देते हैं। वहाँ से शिंदे सेना के और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट आता है, शिवसेना शिंदे सेना अपना कैंडिडेट नहीं देती है। तो ये बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई थी। पर वोट जो कर रहे थे वो तीनों पार्टी के लोग इस तरफ थे और वहाँ 2 पार्टी के लोग इस तरफ थे। ऐसे में वो सीट बीजेपी से छीन लेना, वो भी तब जब आप विपक्ष में चले गए हो, राज्य में आपकी विपक्ष की पार्टी हो गई है, वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो कांग्रेस के संदर्भ में महाराष्ट्र का जो नतीजा है, चिंचवाड़ एक सीट ऐसी है जो बीजेपी जीत रही है और दूसरी सीट जो कस्बा पेट की है वो कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस वो बीजेपी से छीन रही है। तमिलनाडु की भी एक सीट यहां पर रही। तमिलनाडु वो जगह रही जहां पर भारत जोड़ो यात्रा ने काफ़ी समय दिया है और दक्षिण की राजनीति में जो है वो कांग्रेस किसी तरह अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही। देखिए, ये पुरानी स्ट्रैटेजी सुमित जी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस यानी लंबे समय से स्ट्रैटेजी चल रही है कि जहां पर बीजेपी कमज़ोर है वहां पर खुद को मजबूत करो। मुझे याद है प्रशांत किशोर ने भी यही फॉर्मेट इनके सामने रखा था जब लग रहा था कि वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। तो तमिलनाडु में उपचुनाव में एक सीट का जीतना, ये आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए कोई राहत की खबर हो सकती है? और तमिलनाडु को लेकर बीजेपी पर बार बार तंज भी कसा जाता है कांग्रेस की तरफ से। दक्षिण की राजनीति और कांग्रेस का बड़े परिप्रेक्ष्य में जानना चाहिए, क्योंकि एक सीट की एनालिसिस तो क्या ही हो पाएगी, लेकिन तमिलनाडु में आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी? और भारत जोड़ो यात्रा के बाद खासतौर पर तब जब दक्षिण में ही वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी बनकर आते हैं। हाँ, वायनाड केरल में है, लेकिन दक्षिण मैंने इसलिए कह दिया। हाँ, दक्षिण का असर, मैं इसलिए ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली भारत जोड़ो यात्रा वाली। भारत जोड़ो यात्रा पूर्वोत्तर में तो नहीं गई, तो पूर्वोत्तर से तो नहीं जोड़ के देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का वहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है। बट ये भी हमको नहीं मान लेना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कांग्रेस पार्टी दक्षिण में ठीक कर रही है। वो माहौल था, केरल से आप निकलते हैं, कश्मीर तक आप जाते हैं, आप केरल से निकलकर तमिलनाडु में आते हैं, तमिलनाडु से महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में भी एक सीट आप जीत लेते हैं बीजेपी से, तमिलनाडु की एक सीट आप जीत ले रहे ईवीकेएस। हालांकि मुझे याद है तेलंगाना में पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस हारी थी, तीसरे नंबर पर रही थी बल्कि, तो वहां पे यही कहा गया था कि कोई, जबकि वहां तो काफी समय तेलंगाना में बिताया गया था। जी, तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु में ईवीकेएस एलंगोवन, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उस इलाके में। मेरे ख्याल से ये पार्टी के पदाधिकारी भी रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अध्यक्ष भी तमिलनाडु में अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। इरोड नाम की सीट है, इरोड ईस्ट, उससे इन्होंने चुनाव जीता है, जीत रहे हैं। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जब तक आप इसको अपलोड करेंगे तब तक शायद जीत भी जाए। लेकिन कुल मिलाकर तमिलनाडु के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तमिलनाडु में बीजेपी बहुत दिलचस्पी ले रही है। बीजेपी आने वाले वक्त में, ऐसी चर्चाएं भी देश में होने लगी हैं कि 2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी दूसरी सीट अगर कोई चुनेंगे बनारस के बाद चुनाव लड़ने की, तो वो दक्षिण भारत की होगी और वो तमिलनाडु हो सकती है,
क्योंकि बीजेपी उत्तर में तो पीक पर चली गई है, उसको दक्षिण में पैठ बनानी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि या तो कर्नाटक की या तमिलनाडु की किसी एक सीट पर खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, ताकि वहां पे एक मोमेंटम बने उनके काडर के बीच में, लोगों के बीच में, समर्थकों के बीच में। और हम अक्सर देखते हैं नरेंद्र मोदी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो तमिल वेशभूषा में दिखाई दे, चाहे वो ताली थाली बजाने की बात हो। जब दिए जलाए थे उन्होंने तो वो धोती पहने हुए थे, वेट्टी वुट क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ तमिल भाषा में, एक शब्द है उस धोती पहनने का, वो पहनते हैं। चीन के मुखिया जब आए थे देश में, उनको ले गए महाबलीपुरम, तो वो वेष्टी पहनते हैं, वेष्टी उसमें वो दिखाई दिए। तो उनका काफ़ी ध्यान फोकस वहाँ रहता है। ऐसे वक्त में जब बीजेपी साउथ में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, कई दौरे अमित शाह कर चुके हैं, कई दौरे जेपी नड्डा कर चुके हैं, कांग्रेस के किसी नेता ने शायद दौरा नहीं किया होगा इस सीट पर, कोई बड़ा नेता। ईवीकेएस इलंगोवन की अपनी जीत हो गई है, लेकिन इलंगोवन साहब 10 जनपद के करीबी हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी हैं, और अगर वो ये जीत ले रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि दक्षिण में उसका जादू बरकरार है। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में भी अभी हमने देखा कि थोड़ा ठीक ठाक ही करते दिखाई दिए। कांग्रेस को बहुत बड़ा दंड दिया था मेघालय में, पूरी की पूरी पार्टी संगमा के साथ में जो है वो तृणमूल कांग्रेस में चली गई थी। तो पश्चिम बंगाल, हालांकि मैं जानता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर सीट वहां क्यों उपचुनाव हो रहा है उसके कारण बहुत सारी डिटेलिंग होती है, लेकिन मैं एक जेनरिक कमेंट आपसे चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का क्या भविष्य आप देखते हैं, जबकि लड़ाई सीधी सीधी जो है वो ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में दिखाई देती पश्चिम बंगाल में। एक सीट के बिना पर ये कहते ना कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आ रही है, जाती होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रवीण की सत्तारूढ़ पार्टी आपकी विरोधी है, मतलब टीएमसी के खिलाफ आप चुनावी मैदान में हैं। टीएमसी वहाँ पे सरकार चला रही है, टीएमसी ममता बनर्जी लगातार तीसरा चुनाव जीती हैं, और उस परिस्थिति में एक बाई इलेक्शन में टीएमसी का कैंडिडेट ना जीतकर आपका कैंडिडेट जीत जाता है, तो ये मैसेज है। कौन है, उनकी डिटेल भी? हाँ, सगरा दिघी सीट है, बेरोन बिस्वास नाम है इनका, बेरोन बिस्वास इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये उस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का कैंडिडेट ना जीते और आप वो सीटें जीत लें इस माहौल में भी, तो जाहिर तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ कोई हवा चल रही है, कहीं कोई नाराजगी जिसका फायदा विरोधियों को या विपक्षियों को मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस बिना पर अब ये इंटरप्रेट करना या एक्स्ट्रापोलेट करना कि पूरा पश्चिम बंगाल जीत लेगी, ये जाती है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता हैं, ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है जी। और महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और अगर मैं ठीक हूं तो एक झारखंड की सीट है। इन 3 सीटों के कैंडिडेट भी अभी आपको सुमित जी बता देंगे, क्योंकि यहां पर ये 3 जगहों पर, महाराष्ट्र में जो 2 सीटें थी उनमें से एक पर बीजेपी जीती है, तो एक पर कांग्रेस है। कस्बा पेट के बारे में, पुणे की जो सीट है उसके बारे में आपको बता दिया अभी सुमित जी ने, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बहुत पुरानी ये बीजेपी की सीट मानी जाती थी, लेकिन चिंचवाड़ जो दूसरी सीट है वहां से बीजेपी को जीत मिली है। इसी तरह झारखंड में बेशक बीजेपी नहीं, लेकिन बीजेपी समर्थक या एनडीए के साथ का ही एक संगठन है, उसने जीत हासिल की। और अरुणाचल प्रदेश में तो खैर कोई और कैंडिडेट नहीं था, एक बीजेपी विधायक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, तो उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट भी नहीं था। इनके विषय में भी थोड़ी बिल्कुल मैं एक एक करके बता देता हूं। कुल 6 विधानसभा की उपचुनाव हुए, 3 पे कांग्रेस जीती है और 3 पर बीजेपी या उसके साथी जीते हैं, तो मामला बराबरी का 3:3 का है। अरुणाचल प्रदेश जैसा कि आपने कहा लुमला सीट थी, लुमला सीट पे बीजेपी के ही सिटिंग कैंडिडेट की डेथ हुई थी, उसके बाद उनकी पत्नी मैदान में आई, और उनकी पत्नी जिनका नाम बड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, मैं कोशिश करता हूँ, गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, मार्लाबोन सीएम उनका नाम है, जो एकमात्र कैंडिडेट थी और वहाँ चुनाव जीत गई हैं, और उसकी घोषणा औपचारिक तौर पर आज हो गई है। झारखंड की बात करें, झारखंड में रामगढ़ नाम की सीट थी, रामगढ़ सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। यहाँ पर झारखंड स्टूडेंट यूनियन ऑल AJSU जो पार्टी है उसकी कैंडिडेट सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में थी और वो चुनाव जीत रही हैं। और AJSU सुदेश महतो साहब की पार्टी है, बीजेपी की बड़े करीबी रहे हैं वो, रघुबर दास की सरकार में मंत्री भी थे उस जमाने में, और काफ़ी करीबी है बीजेपी के नेताओं के। तो माना जा रहा है कि ये गठबंधन मतलब बीजेपी और आजसू की जीत है, और इसका खामियाजा वहाँ की हेमंत सोरेन सरकार के अगेंस्ट में है। तो ये हेमंत सोरेन जो कि यूपीए का अपने आप को बताते हैं, जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस, JMM, RJD, तो ये जो सीट गई है, ये जो सीट वो नहीं जीत पाए हैं, ये उनके लिए भी मैंडेट है। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हार जा रही हैं, तो हेमंत सोरेन झारखंड में उनकी पार्टी हार जा रही है, इसको इस तरीके से देखना चाहिए जी। और चिंचवड़ की एक सीट है, तो अश्विनी जगताप हैं,
भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने वो सीट आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की एक सीट है और वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र की 2 में से एक पे कांग्रेस है और एक पे भाजपा। कस्बा पेट पे कांग्रेस और चिंचवाड़ पे भाजपा। फाइनल कमेंट, महाराष्ट्र में एमवीए का क्या भविष्य देखते हैं, क्या स्थिति देखते हैं आप? इंटरेस्टिंग है, और इसलिए भी कह रहा हूं कि बीएमसी के चुनाव हो तो समझ में आए, क्योंकि वहां से उद्धव सेना की ताकत पता लगेगी। क्योंकि इस चुनाव में शिवसेना लड़ी, सिंपैथी के वोट मिलेंगे, हाँ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो चला गया उनके पास से भाई, पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सब चला गया। ऐसे में उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे का जो परिवार है वो कितना कामयाब हो पाता है, ये अगला चुनाव दिखाएगा। जब वाकई में, क्योंकि अभी जो चुनाव ये हुए हैं बाई इलेक्शंस, इसमें शिवसेना नहीं थी, इसमें तो शिवसेना उद्धव सेना के नाम से लड़े गए। इसमें जो सिंबल टेम्परेरी दिए गए थे उसी पर चुनाव हुए। अब जो चुनाव होंगे आने वाले वक्त में, चाहे कहीं हो, बाई इलेक्शन हो या बीएमसी के चुनाव हो, तब जो शिवसेना का सिंबल था वो एकनाथ शिंदे की, मतलब जो बाला साहब ठाकरे का जो सिंबल था वो पूरी तरह चला गया होगा। तीर कमान जो है वो एकनाथ शिंदे के पास, वो शिवसेना हो चुकी है और इनको मशाल मिला है। तो ऐसे में जब उसके नतीजे आएंगे तब हमको इस बात का आकलन कर पाएंगे कि महाराष्ट्र में क्या भविष्य है ठाकरे। हाँ, तो इस पर एक टिप्पणी जरूर करिए कि शरद पवार जो कहते हैं कि सिंबल का बहुत असर नहीं होता है, वो कांग्रेस का पुराना 2 जोड़ों का, 2 बैलों का जोड़ा जो है, और फिर गाय बछड़ा, ये सब उदाहरण भी दे चुके हैं। आपको लगता है शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे और मशाल का चिन्ह, उद्धव ठाकरे का चेहरा, आदित्य ठाकरे का चेहरा और सिंपैथी, ये लेकर अगर वो उतरते हैं तो वो उसी ताकत से उतर पाएंगे, या आपको लगता है नहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जनता सिंबल से और नाम से ही कनेक्ट होती है? देखिए, मुझे एक चीज़, ये जो रिजल्ट आया इसको देख के लगता है कि हमदर्दी मिली है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जो जीता कस्बा पेट में, वो उसमें बहुत बड़ी संख्या में शिवसेना के जो समर्थक रहे होंगे, या ठाकरे परिवार के, शिवसेना बोलने से कंफ्यूजन होता है, ठाकरे परिवार के जो समर्थक वोटर, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का गुट, या शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो कहते हैं वो, अब तो उसका वोट मिला होगा। अभी मुझे नहीं पता, हमको डिटेल जाना पड़ेगा किस इलाके में कितने वोट पड़े, क्योंकि वो बीजेपी की सीट थी। बीजेपी शिवसेना सालों साल साथ रहे हैं। ऐसे में क्या वो हमदर्दी का वोट कांग्रेस को मिला? क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पूरा का पूरा पार्टी सिंबल उनके पास चला गया और उद्धव ठाकरे खाली दिखाई दिए, वो हमदर्दी का वोट मिल गया कांग्रेस पार्टी को, इसलिए वो जीत गई है? हमको इस पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। तो इस बात को आकलन करने में कुछ समय लगेगा। आज बहुत जल्दबाजी है, पर कहीं ना कहीं हमदर्दी उद्धव ठाकरे के साथ होगी। महाराष्ट्र के लोग आज भी ठाकरे परिवार को जानते हैं। एकनाथ शिंदे को तो इस बवाल के पहले ठाणे के बाहर लोग नहीं जानते थे। महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो 1 सीट पर, कस्बा पेट पर जीत मिली है, और अगर ओवरऑल उपचुनाव की बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस को जो जीत मिली है, क्या ये कांग्रेस के लिए राहत की खबर है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।